आजकल के बच्चे क्या जाने कि स्मार्टफोन्स के आने से पहले छोटी छोटी चीज़ों में कितनी खुशियां होती थी। जब हर तरफ ब्रिक जैसे नोकिया होते थे, ये ऐतिहासिक डिवाइसेस किसी भी चीज़ से टूटती नहीं थी। शायद इसीलिए इनको ब्रिक कहते हैं। लेकिन भाई ऐसा भी नहीं है कि इनको ख़त्म करना एकदम नामुमकिन है। तो भाई ये जानने के लिए कि इस बदकिस्मत नोकिया का कितना हिस्सा बचा रहा, बने रही मेरे साथ। इसके अलावा भी मैं ढेर सारी वियर्ड, वंडरफुल और बेइंतहा अमेजिंग चीज़ों से आपकी आंखें तर करने वाला हूँ। तो पेश है थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम का नया एपिसोड। बहुत सारी सुपर हीरो फिल्में देखने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा ही लगने लग जाता है कि दुनिया में सभी इंसानों के पास कुछ गजब के सुपर पावर हैं। लेकिन भाई इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके पास पहले से ही कुछ हैरत अंगेज काम करने की ताकत है। उदाहरण के तौर पर इस मामूली से सैलमेंडर को देख लो भाई। आप सोच रहे होंगे इन छोटू से पतले से एम्फीबियन में ऐसा क्या खास है, लेकिन उनकी स्लाइमी बाजुओं में एक गजब की ट्रिक छुपी हुई है। ये अपना अंग फिर से उगा सकते हैं। सैलमेंडर अपना कोई भी अंग, चाहे पूंछ हो या फिर पैर, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उगा सकते हैं। लेकिन वे ऐसा करते कैसे हैं? जब किसी सैलमेंडर का कोई अंग कट जाता है तो उसका घाव भर जाता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन एक मामले में वो थोड़े से अलग हैं। सैलमेंडर उसके बाद सतह के नीचे सेल्स का एक अच्छा सा गुच्छा डेवलप कर लेते हैं, जिसे ब्लास्टेमा कहा जाता है। ये स्टेम सेल हैं, जो ऐसे सेल्स होते हैं जो एक अलग टाइप के फाइनल सेल में बदलते नहीं हैं। आप और मैं दोनों ही गर्भ में स्टेम सेल के गुच्छे के रूप में शुरू हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वे सेल्स बढ़कर फैलने लगे, वे अलग अलग प्रकार के सेल्स में तब्दील हो गए, जैसे कि स्किन सेल्स, न्यूरॉन्स वगैरह। सैलमेंडर के मामले में घाव वाले स्पॉट पर स्टेम सेल की बॉल कई गुना बढ़ जाती है और फिर उसमें मौजूद स्टेम सेल्स हड्डी और मांसपेशियों में तब्दील होने लग जाते हैं। कटे हुए पैर का पहले एक छोटा सा रूप उभर कर आता है, फिर वो तब तक बढ़ता है जब तक ओरिजिनल साइज का ना हो जाए। वैज्ञानिकों को अभी तक ये पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये स्टेम सेल्स आते कहाँ से हैं, इन्हें रिवर्स में जाने के लिए क्या चीज़ ट्रिगर करती है, या फिर ब्लास्टेमा गठन के लिए कौन सा सिग्नल मिलता है। लेकिन भाई ये एक ऐसा टैलेंट है जिससे हम इंसानों को जलन होती है। अब सैलमेंडर चाहे तो अपने पैर फिर से उगाने में सक्षम हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जो उनको कभी नहीं मिल सकती, अपोजिट थंब। तो यार क्यों ना साबित किया जाए कि सही मायनों में उनसे ज्यादा एडवांस स्पीशीज हैं, राइट? जी हाँ, अपने उस गजब के अंगूठे का इस्तेमाल करके फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब बटन को ठोक दो, और हाँ, उस छोटू से बेल आइकन को बजाना मत भूलना। इससे आप वाव फैक्ट के अमेजिंग कंटेंट से खुद को हमेशा अपडेटेड रख सकेंगे दोस्त। तो ये कैसे रही भाई सैलमेंडर? अगर आप दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में रहते हैं जहाँ पर साल भर ठंड रहती है, तो आप शायद खुद को गर्म रखने के लिए और चीज़ों को जम जाने से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने के आदी हैं। लेकिन नॉर्थ डकोटा का एक टीनेजर किशोर एक अनएक्सपेक्टेड बर्फीले मौसम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और कुछ ऐसा हुआ। नहीं भाई, ये कोई जादू की ट्रिक नहीं है। ये असल में पूरी तरह से जमे हुए रेमन नूडल्स का कटोरा है, जिसमें हवा में लटकती हुई चॉपस्टिक भी है। फरवरी 2021 में नेशनल वेदर सर्विस ने फोरकास्ट किया कि नॉर्थ डकोटा में जानलेवा बर्फीली ठंड पड़ने वाली है, जिसमें तापमान -59 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो सकता है। लेकिन भाई ये नूडल्स कोई संयोग से इस तरह फ्रीज नहीं हुए थे। दरअसल एक जिज्ञासु टीनेजर आईएससीयू ने बाहर पड़ रही भयानक ठंड को टेस्ट करने की ठानी। वो फ्रेश नूडल्स का एक बॉल लेकर बाहर गया और उन्हें चॉपस्टिक से ऊपर उठा दिया। आईएसएस की मां ने बताया कि गर्म उबलते हुए नूडल्स को जमकर सॉलिड बनने में केवल 20 मिनट का समय लगा। यार मैं चाहता हूँ कि अगली बार वो एक बाउल में अल्फाबेट स्पैगेटी लेकर इस तरह फ्रीज करे कि उससे वाव फैक्ट्स लिख जाए। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट अपने मुद्दों को बताने के लिए हमेशा नए और अनोखे तरीके ढूंढते हैं। ग्रीन पीस ने भी फरवरी 2021 में बिल्कुल यही रास्ता अपनाया, जब उन्होंने ये करने का फैसला किया। आपको ये समझने में बड़ी परेशानी होगी कि आखिर समुद्र में इतनी विशाल चट्टानों को गिराने से किसी मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। लेकिन भाई ग्रीन पीस का प्लान एकदम सॉलिड है। ग्रीन पीस के जहाज एस्पेरेंजा से काम करते हुए कार्यकर्ताओं ने 2 से 3 टन के बहुत से ग्रेनाइट बोल्डर किनारे से थोड़ा दूर 55 वर्ग मील के एरिया में समुद्र तल में डाल दिए। लेकिन बोल्डर का ऐसे गिराना कोई रैंडम तरीके से नहीं है, बल्कि उन्हें एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत ड्रॉप किया गया, ताकि वे यूके में सेंसेक्स के तट से 30 मील दूर एक नया अंडर वाटर बैरियर बना सकें। इस एरिया को 2016 में यूके सरकार ने सुरक्षा देने का वादा किया था, क्योंकि यहाँ स्टारफिश, एनीमोन, सील, विभिन्न मछलियां और यहाँ तक कि डॉल्फिन जैसे जीव बसेरा करते हैं। लेकिन ग्रीन पीस का कहना है कि सरकार अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है, क्योंकि वर्तमान में ऑफशोर ब्राइटन में इंडस्ट्रियल लेवल पर मछली पकड़ने पर कोई रोक टोक नहीं है। ये नया बैरियर उस एरिया में समुद्र तल पर घसीटते हुए विनाशकारी इंडस्ट्रियल फिशिंग करने वालों को रोकेगा, क्योंकि ऐसे में उनके जाल अटक कर फटने का खतरा रहता है।
भाई बस मैं एक ही उम्मीद करता हूँ कि मछलियाँ कम से कम इतनी स्मार्ट हो कि गिरती हुई चट्टानों के रास्ते से हट जाएं। मौसम भी बड़ी अजीब चीज़ होती है भाई, जितना सोचोगे उतना हैरान होगे। एक पल में धूप भरा आसमान होता है और दूसरे पल झमाझम बारिश होने लगती है। लेकिन भाई कभी आपने कुछ ऐसा देखा है क्या? यार ये कोई जादू टोना है क्या? वेल आप यहाँ जो देख रहे हैं वो केवल एक बारिश भरे बादल का किनारा है जो भारत में केरल की एक सड़क के बीच में पड़ गया। हालांकि ये बेहद रेयर नजारा है, लेकिन ये बारिश के मार्जिन कहीं भी दिखाई दे जा सकते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप ड्राइव करते हुए इसमें प्रवेश भी कर सकते हैं। ये चीज शुरू में थोड़ी सी क्रेजी जरूर लगेगी भाई, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि बारिश का सोर्स बादल होते हैं, ये सीधे आसमान से नहीं टपकती है। वर्षा आमतौर पर बादलों से गिरती है। ये खड़े और टावर जैसे ऊंचे और घने बादल होते हैं जो वाटर वेपर से बनते हैं, जिन्हें वर्टिकल हवा की धाराएं अपने साथ ऊपर ले जाती हैं। और दूसरी चीज़ों की तरह ही अगर बारिश कहीं से शुरू होती है तो उसे कहीं भी ख़त्म भी होना है भाई, और वो जगह आपकी सड़क के बीचों बीच हो सकती है। क्या आप लोगों ने कभी कोई अजब या गजब या फिर बेहद शानदार चीज़ देखी है जिसे आपको दुनिया के साथ शेयर करने का मन हो रहा है? अगर हाँ तो हमें clips@bms.com पर मेल करो भाई। अगर ये हमारे अगले एपिसोड में फीचर होती है तो आपको एक शाउट आउट मिल सकता है, और अगर हमको क्लिप बहुत पसंद आई तो हम उसे खरीद भी सकते हैं। तो देर किस बात की है दोस्त? यार पेंगुइन किसको नहीं पसंद? ये प्यारी सी नन्ही चिड़िया किसी का भी दिल पिघला सकती है, लेकिन अगर मैं कहूँ ये और भी क्यूट हो सकती है तो? सेंट लुइस चिड़ियाघर में ये ना उड़ पाने वाली बर्ड्स चहकती हुई स्केल के आसपास इकट्ठा हो जाती है जब पेड्रो नाम की एक पेंगुइन जोर जोर से अपनी केयर टेकर केसी डोनाल्डसन के लिए अपना प्यार जताती है। जी हाँ, ये चिल्लाना असल में प्यार का संकेत है। चूंकि ये प्रजाति खतरे में है, इसलिए चिड़ियाघर के लिए महत्वपूर्ण है कि वे नियमित रूप से पेंगुइन की हेल्थ चेक करें, उनके वजन को रिकॉर्ड करें। जैसा कि आप देख सकते हैं उन्हें स्केल पर चढ़ने का कोई डर नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपनी करीबी सुपरमार्केट में इससे ज़्यादा घबराते बच्चे देखे हैं भाई। अब तो यार पेंगुइन कीपर की नौकरी करना मेरा सपना है। ऐसी क्या चीज़ है जो छोटी है, लेडी बग जैसी है और पूरी गोल्डन है? खुद ही देख लो। गोल्डन टॉर्टोइज बीटल दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जा सकते हैं और ये जीते जागते गहनों की तरह दिखते हैं। इनको ये नाम कैसे मिला? भाई इनके पंखों के ऊपर एक सख्त कवर है जिसको एलिट्रा कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर अजीब है लेकिन ये पंखों को बचाता है, जैसा कि आप थोक चोम सोनी के लिए हुए इस वीडियो में देख सकते हैं। इन कीड़ों के पास एक चटपटा रिज है जो इनके शरीर को आउटलाइन बनाता है और एक बिल्कुल कछुए की तरह इनके सिर और पैरों को छुपा लेता है। ये चतुर डिजाइन शायद इन बीटल्स का शिकारियों के हमले के दौरान अपने शरीर के अंगों को नीचे छिपाकर सुरक्षित रखने में मदद करता है। ये मेटालिक कीड़ा बड़ा होने पर बेहद शानदार दिखता है, लेकिन जब ये बच्चा लार्वा होता है तब खास देखने लायक नहीं होता। जब टार्टाइस बीटल के लार्वा को खतरा महसूस होता है तो ये बड़ी अजीब सी डिफेंस टेक्निक अपनाते हैं। ये अपनी पुरानी स्किन और मल को अपने पिछवाड़े से चिपका देते हैं, जिसे कहा जाता है फेकल पैरासोल। सीधे शब्दों में ये एक टट्टी का कवच है। और अजीब बात यह है कि अगर आसपास बहुत सा लार्वा है तो ये एक पिरामिड बना लेते हैं और अपनी ढाल बाहर की तरफ कर लेते हैं। यार ऐसी कौन सी माँ है जो इसके टॉप पर बैठकर एक पूप क्वीन बन जाएगी? हाँ बड़ा होने पर टट्टी की ढाल सोने के कवच में बदल जाती है। यार ये बतख के बदसूरत बच्चे की फेरी टेल का असली वाकया लगता है मेरे भाई। यार एक बात तो हम सब मानेंगे कि खराब मौसम इसलिए बदनाम है क्योंकि ये वाकई में भयानक हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ आसमान में कड़कती हुई बिजली या टेनिस बॉल जितने ओले ही आपके होश उड़ाने में सक्षम है। जरा कोहरे के इस भयानक पहाड़ को देखिए जिसे 2014 में लेक मिशिगन के ऊपर मछुआरों ने आगे बढ़ते हुए देखा था। यार ये तो किसी डिस्टोपियन फिल्म का सीन लग रहा है ना। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, फॉग या कोहरा हवा में मॉइस्चर के कंडेंस होने से बनता है। एक फॉग बैंक कोहरे के उस एरिया को कहते हैं जिसकी साफ साफ बाउंड्री है, मतलब आप नंगी आंखों से उसे देख सकते हैं। ये अक्सर समुद्र के ऊपर बनता है जब ठंडी गर्म हवा महासागर की सतह पर तेजी से चलती है। आने वाली ठंडी हवा पानी की सतह से ठीक ऊपर हवा के तापमान को कम कर देती है। समुद्र का जो ढेर सारा पानी भाप बन के उड़ता है वो इसमें रुक जाता है और फिर वाटर वेपर कंडेंस होकर फॉग बन जाता है।
ये देखकर आप सोच सकते हैं कि भाई इस तरह के फॉग बैंक जहाज़ों के नेविगेशन के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अगर कोई जहाज़ तैरता हुआ इसके अंदर प्रवेश कर जाए तो भाई वो डिजास्टर फिल्म का सीन होगा। समुद्र की बात चल रही तो जरा देखिए इस रहस्यमयी चीज को। ये है क्या? इसे जुलाई 2016 में समुद्र के तल में पाया गया था। ये एकदम अजीब सी बैंगनी रिसर्चर्स की एक टीम को दिखाया गया जो कि ईवी नॉटलिस नाम के जहाज में जा रहे थे। ये जहाज एक तैरती हुई लेबोरेटरी की तरह है जिसमें ऐसे कैमरास फिट हैं जो समुद्र की गहराइयों तक को देख सकते हैं। ये लोग कैलिफोर्निया के तट से दूर चैनल आइलैंड ग्रुप में अपनी खोजबीन कर रहे थे। पहले तो वे पूरी तरह से चौंक गए क्योंकि ये एकदम अनजान चीज थी। उनका अपना अनुमान ये था कि ये किसी प्रकार की पानी की मकड़ी के अंडे का चिल्का हो सकता है, लेकिन भाई सच्चाई जानने का तो बस एक ही तरीका था, उसे पास से जाकर देखना। उन्होंने एक जुगाड़ू से सक्शन टूल का यूज किया जिसको स्लर्प कहते हैं। उस कांटेदार लिजलिजी पर्पल डिस्को बॉल को ऊपर खींचकर वे रिसर्च शिप पर ले आए। टीम ने उस बॉल का नाम ब्लॉबर्स पर्पलस रखा। यार ये तो मुझे सुपर साइंटिफिक लगता है। उस जंतु का डायमीटर 2 इंच नापा गया। उसके क्लोजअप फोटो से पता चला कि वो एक सिंगल गोला नहीं था बल्कि उसमें घुमावदार परतें थीं। यार ये तो बिल्कुल किसी साईफाई ब्रेन जैसा लग रहा है। आगे और जांच करने पर टीम ने सोचा कि ये एक प्लूरो ब्रांच हो सकता है जिसका न्यूडी ब्रांच या समुद्री स्लग से दूर का रिश्ता हो सकता है। हालांकि उसके बाद उनका अनुमान ये था कि ये उस घोंगे जैसा कुछ है जिसे वेलोटिनिटस कहा जाता है। अब ये तो आखिर एक अनुमान ही है। भाई वैज्ञानिकों को ये निर्धारित करने में कई साल लग सकते हैं कि क्या ये वास्तव में एक नई प्रजाति की खोज हुई है। यार इन पोकेमॉन गो लोकेशन को ढूंढना हर दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानना बड़ा ही मजेदार होता है, लेकिन भाई ब्राजील में एक ऐसा अजूबा कल्चर है जो आपके लिए जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर देगा। आपको शायद कोई आइडिया नहीं है आपने अभी अभी क्या देखा है ना? कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनकर झमाझम ऐसा मस्ती भरा डांस शुरू हो जाने को कैरेटा फुराकाओ कहते हैं, जो ब्राजील में खुशियों की छोटी ट्रेन के नाम से बड़ा फेमस हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रंगीन ट्रेन में एनर्जी से भरा कलरफुल डांस होता है। डांस पार्टी कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों की कॉमिक्स बुक्स और टीवी के अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट ये करती है, जैसे कि मिकी माउस, गोकू, कैप्टन अमेरिका। इसमें 80 के दशक का एक भयानक ब्राजीलियाई कैरेक्टर फोफाओ भी शामिल है। ये ग्रुप एक साइट सीइंग ट्रक के साथ चलता है जिसे शहर के टूर के लिए या पार्टियों के लिए किराए पर लिया जा सकता है। कैरेटा फुराकाओ दिन भर या रात भर ट्रैवल करता है और इसके कैरेक्टर सांबा करके स्टाम्प करके सड़कों पर लहराते हुए अपना रास्ता बनाते हैं। इसे देखने वालों को जीवन का मजा आ जाता है भाई। और भाई क्या मैंने ये बताया कि ये परफॉर्मर्स कुछ जिम्नास्टिक की शानदार कलाबाजियां भी कर सकते हैं। उसको साउथ पाउलो राज्य में रिबेराओ प्रेटो में बनाया गया था, लेकिन जब इस ग्रुप के परफॉर्मेंस ऑनलाइन वायरल होने लगे तो देश भर में ऐसे बहुत से ग्रुप बन गए और अभी तक कैरेक्टर्स की असली पहचान जाहिर नहीं की गई है। इस वजह से इनको देखने में मजा भी आता है और साथ में एक डरावना रहस्य भी बना हुआ है। यार मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि कैरेटा फुराकाओ को हर जगह कंपलसरी कर देना चाहिए। जमी हुई झील पर स्केटिंग करने का सोचो तो ऐसा लगता है ये कोई जादुई बात है, लेकिन अगर ये झील पूरी एलियन दिखने वाले जमे हुए क्रॉप सर्कल से भरी हुई है तो इस लुभावनी क्लिप को लेने वाले एक्सपर्ट हैं फोटोग्राफर और ऑलराउंडर आउटडोर एडवेंचर कार्ल रैम्सडेल, जो फरवरी 2020 में न्यू हैम्पशायर में मिरर लेक पर बर्फ में निकल पड़े थे। हालांकि ये बिल्कुल दूसरे ग्रह की तरह दिख सकती है, लेकिन ये महीन बर्फ की रिंग्स बस इस झील के प्राकृतिक तौर पर फ्रीज होने और पिघलने के चक्र से बनती है। जब एक बर्फ की शीट बहुत पतली होती है या पिघलती हुई होती है तो उसके ऊपर बर्फ की परत ढक जाने पर वो टूट जाती है और वो बर्फ फिर से पानी में सैचुरेट होकर पिघल जाती है। उसके बाद झील से पानी ऊपर की ओर बहता है जहां बर्फ पिघल चुकी थी। फिर वो एक गोलाकार शेप में बाहर की ओर बहता है जिससे और अधिक बर्फ पिघल कर स्लश बन जाती है। ये तब तक होता है जब तक स्लश के वजन से नई नई सैचुरेट हुई रिंग के किनारे की बर्फ टूट नहीं जाती। फिर बर्फ में बने नए क्रैक से निकलकर पानी झील में बहता है और ये प्रोसेस रिपीट होता है। इससे ये गजब का पैटर्न बन जाता है। यार क्या आपको भी लग रहा है कि ये फ्रोजन लेक ऐसा लग रहा है जैसे हम वैन गॉग की स्टेरी नाइट की पेंटिंग ऊपर से देख रहे हो। चलो भाई अब जरा ध्यान करो उस बेचारे से बदकिस्मत से नोकिया ब्रिक के बारे में जिसको हमने वीडियो की शुरुआत में चकनाचूर होते हुए देखा।
जानना चाहते हो उसका क्या हुआ? तो ये देखो। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सुपर ड्यूरेबल कहा जाने वाला ये मोबाइल एक इंडस्ट्रियल बेल्ट सेंडर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। ये मल्टी यूज टूल्स का उपयोग अक्सर खुरदरी सतहों को ट्रिम करने, सैंड करने या गोल करने और शेप देने के लिए किया जाता है। और भाई, आप इसे यूज करते समय कभी गलती से भी अपनी उंगलियों को इससे ज्यादा करीब मत ले जाना। नोकिया 3300 मॉडल साल 2000 में रिलीज किया गया था और ये अभी तक क्रिएट किया गया सबसे आइकॉनिक डिवाइस बन गया है। ये अपनी मजबूती के लिए फेमस है और इंटरनेट पर इसको ढेरों डैमेज टेस्ट द्वारा परखा गया है, लेकिन यार कभी भी ये इतना स्मूथली खत्म नहीं हो सका है जितना इसमें हो गया। बिल्कुल, देखते देखते हवा में इसका नामो निशान मिट गया है ना यार। उम्मीद करता हूँ कि उस बंदे ने फेस मास्क पहना होगा ताकि नोकिया की प्लास्टिक डस्ट उसकी सांसों के साथ अंदर ना जाए। वैसे ऐसी कुछ और चीजें हैं जिसे मैं इस बेल्ट सेंटर पर रगड़ना चाहता हूँ। क्या आपके पास प्रोफेशनल पाइप का सेट है या आप सिर्फ नहाते समय गाना गाते हैं? यार, हर किसी के पास एक एंजल जैसी सुरीली आवाज तो हो नहीं सकती, लेकिन क्या आपको पता है कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिक बजाई जा सकती है? इस अद्भुत कला को थ्रोट सिंगिंग कहते हैं, जो इनुक सोशल मीडिया स्टार शिना नोवलिंगा और उनकी मां यहां डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन क्या आवाज निकाल रहा है तो मतलब ये लोग सही तरीके से कर रहे हैं। थ्रोट सिंगिंग एक ऐसा स्टाइल है जो सिर्फ इनुइट लोग ही करते हैं। हालांकि कुछ अन्य जनजातियां जैसे तुवन लोग इससे मिलता जुलता ही कुछ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आमतौर पर दो इनुइट महिलाएं आमने सामने खड़ी होती हैं और अपने गले का उपयोग करके सुकून में डुबो देने वाली ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, जिससे मानो आप सम्मोहित हो जाते हैं। ये साउंड्स सांस लेने और छोड़ने से उत्पन्न किए जाते हैं और जिस महिला की पहले सांस फूल जाती है या फिर जो दूसरी की स्पीड से नहीं गा पाती है वो हंसने लग जाती है या फिर गाना बंद कर देती है। ये परफॉर्मेंस के खत्म होने की निशानी होती है। थ्रोट सिंगिंग की परंपरा अब समय के साथ खत्म हो चुकी है, लेकिन शिना की कोशिश है कि वो अब टिकटॉक जैसे आधुनिक माध्यमों के सहारे इनुइट संस्कृति की सुंदरता पर लोगों को शिक्षित करे। यार, अगर आप मुझसे पूछो तो ये आजकल के रेडियो पर बजने वाली अधिकतर चीजों से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चूहे हर किसी के पसंदीदा जानवर तो होते नहीं है, लेकिन ये रोडेंट इतने खराब भी नहीं होते हैं भाई। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ चूहे तो खूबसूरत भी होते हैं। पहली बार देखने पर ऐसा लग सकता है कि ये माउस सिर्फ एक असली दिखने वाला फैंसी खिलौना है, लेकिन भाई ये हकीकत में एक जीती जागती नस्ल है जिसे एक्ट्रेस सेटिन माउस के नाम से जाना जाता है। एक्ट्रेस चूहों में एक जीन होता है जो उनके कोट को उसका रूप देता है और लहरदार दिखाई देता है। कभी कभी तो उनकी मूंछों पर भी असर दिखाई देता है। जब तक एक्ट्रेस बच्चे होते हैं उनका कोट अच्छा होता है और 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक ऐसा ही रहता है। उसके बाद ये कर्ल थोड़े खुल जाते हैं और चूहा थोड़ा भद्दा दिखने लग जाता है। अगर कोई चूहों की ब्रीडिंग करके उन्हें शो के लिए तैयार कर रहा है तो उसका काम क्लियर है। उसे सिर्फ वो ही चूहे चुनना है जिनके कर्ल्स ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक बने रहें। हालांकि आजकल ये शोज में कम ही दिखते हैं। इनके नाम में सेटिन का मतलब उस जेनेटिक म्यूटेशन से है जिससे इनके कोट में एक मेटेलिक शाइन आ जाती है। इनके निराले कोट का कलर सिल्की व्हाइट से लेकर शाइनी ब्लैक, ब्राउन और कॉपर तक हो सकता है। खास तौर पर यह सुंदर माउस स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसका कोट सेटिन और एक्ट्रेस दोनों ही है। ये चूहों में एक रेयर पोकेमोन की तरह है। क्या आप इसे अपनी जेब में नहीं रखना चाहते? चलिए आपको एक और चैलेंज देता हूँ। फटाफट एक कागज का टुकड़ा और एक कलम लेकर सिर्फ एक तेज मूवमेंट से एक परफेक्ट सर्किल बना दीजिए। ये जितना लगता है ना उससे कहीं ज्यादा कठिन है ना? लेकिन इस बंदे के लिए नहीं।
कलाई को झटकने की बात चल रही है भाई। ये सुपर स्मूथ आर्टिस्ट मिर्को कैविची, जो इंस्टाग्राम पर ड्रामे डिफॉल्ट नाम से जाना जाता है, ये उसके लिए काफी आसान लग रहा होगा। लेकिन भाई ये बात सबको पता है कि इंसान एक परफेक्ट सर्कल बनाने में सक्षम नहीं है। इस पर साइंटिफिक स्टडी भी की जा चुकी है। बात यह है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा सर्कल बनाने के लिए और दूसरा हिस्सा परफेक्शन को पहचानने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए दोनों का एक साथ काम करके एक परफेक्ट सर्कल शेप बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट सर्कल वो शेप है जिसे ड्रॉ करना सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि इंसानी दिमाग के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो सही मोमेंट पर फोकस करे और उसके साथ कॉग्निटिव टास्क को भी पूरा कर ले। तो यार ये बंदा कमाल का स्मार्ट होना चाहिए, है ना। जो ड्राइवर सड़कों के खिलाड़ी होते हैं वे जानते हैं कि रूरल एरिया में ड्राइव करते समय हमेशा रोड क्रॉस कर रहे जानवरों पर नजर रखना चाहिए। लेकिन हम यहाँ शरारती गिलहरियों और गायों की बात नहीं कर रहे भाई। अल्बर्टा कनाडा के एक ड्राइवर को गजब का नजारा दिखाई दिया। एक मदर मूस और उसके नवजात बच्चे ने बिल्कुल उनके सामने से रोड क्रॉस कर ली। जब कार रुक गई तो मामा मूस चलकर सीधे सड़क पर आ गई और अपने बछड़े को उस तक पहुंचने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी। फिर दोनों तरफ रुकी हुई कार्स के बीच में से उसने जब लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे आधी सड़क पार कर ली तो मामा मूस ये देखने के लिए वापस आती है कि उसका बच्चा उससे चिपक कर पीछे चल रहा है। यानी यार वो कह रही थी, कम ऑन बाबू, हम बस पहुंच गए हैं। बछड़ा अभी भी गीला था, जिससे पता चल रहा था कि उसका जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ था और उसके लड़खड़ाते कदम बता रहे थे कि अभी भी वो चलना सीख ही रहा था। मूसे के एकांत प्रेमी होने वाले प्राणी हैं और शांत जंगलों में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए भाई ये सीन रेयर भी था और शानदार भी। इनमें से कौन सी चीजें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रही दोस्त? और अगर इस वीडियो ने अमेजिंग चीजों को देखने की आपकी भूख को और बढ़ा दिया है तो इस सीरीज के पिछले एपिसोड भी आप फटाफट से देख डालो। और हाँ, clips@bms.com पर आपके खुद के क्लिप्स हमें भेजना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया।